शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कहाँ एजुकेशन हासिल की, हाउ वाज इट, थोड़ा सा हमें उससे ज़रा वॉक थ्रू करें ना। मैं पैदा हुआ था 20 सितंबर 1946 में, लखनऊ में, इन ओके। यूपी। फिर मगर मेरी बचपना और स्कूल और एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल हुई थी इलाहाबाद में। मेरा होम टाउन है इलाहाबाद। तो यूपी वहां इज फिर वकील। यूपी यूपी इज यूनाइटेड प्रोविंसेस। करेक्ट। यूपी में वहीं मैं वकील बना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहां जज बना। वहां फिर जज बना था 1991 में। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना था 2004 में। फिर I was sent as Chief Justice of Madras High Court. Then I became Chief Justice of Delhi High Court. And then I became Judge of Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट से मैं रिटायर हुआ सितंबर 2011 में। उसके बाद 3 साल मैं चेयरमैन था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आई एम लीडिंग ए रिटायर्ड। सर तो ओवर ओवर दिस लॉन्ग इयर्स ऑफ योर सर्विस, सर आपने क्या अंडरस्टैंड किया हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में, इंडिया के जस्टिस सिस्टम के बारे में? क्या डेफिशिएंसीज हैं जस्टिस सिस्टम? जस्टिस सिस्टम में डिफिशियंसी है कि देयर इज नो जस्टिस। एंड जस्टिस सिस्टम इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। इसका कोई इलाज नहीं होता। मैं सिर्फ एक तो केसेस 20 साल लग जाते हैं कोई केस का फाइनल फैसला होने में। बाय द टाइम इट इज डिसाइडेड इन अपील एंड डिवीजन एंड सो ऑन, 20 साल लग जाते हैं। कौन यानी इज इट ए जुडिशरी और अ जोक? और फिर बहुत सारे जजेस करप्ट हो गए हैं। तो लिहाजा आई हैव, ऑल्दो आई एम फ्रॉम जुडिशरी, बट आई हैव नो फेस इन द जुडिशरी। You can say the same about Pakistan as well, right? ये पाकिस्तान का भी वही हाल है। सर आप पाकिस्तान को एक फेक कंट्री क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसा था कि ये जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, ये अंग्रेजों ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ द बोगस टू नेशन थ्योरी कि हिंदू एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशन। तो बिल्कुल नॉनसेंस था। मगर उसी के बेसिस पे पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट कंट्री, अदरवाइज इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान क्या है? इट इज पंजाब, इट इज सिंध, इट इज बलूचिस्तान, इट इज केपी। These were all part of India for 500 years from the time of Mughal Emperor Akbar. हम एक ही मुल्क, आप देखिए, हम एक ही जुबान में बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हम ब्रॉडली एक जैसे लगते हैं। हम लोग का कल्चर एक है, हम लोग का हैबिट्स, फूड हैबिट, ड्रेस हैबिट, लव फॉर क्लासिकल म्यूजिक, लव फॉर उर्दू पोइट्री, ये सब कॉमन है। वी आर वन कंट्री। तो अंग्रेजों की चाल ज्यादा थी। देखिए, पूरा खेल ये था कि इंडिया शुड नॉट be allowed to emerge as a modern industrial giant like another China, which it would have done by now अगर हम लोग का बंटवारा ना हुआ होता। बिकॉज वी हैव ऑल द पोटेंशियल। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में देखिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में भरे हुए हैं आपके अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। तो वी हैव अ ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट। और 15 से 20 साल में वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सब कॉन्टिनेंट इनटू अनदर अमेरिका और चाइना। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग इट वी हैव। मगर फिर अगर ऐसा हो जाए तो फिर इनका वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी कि एक और इंडस्ट्रियल जायंट राइवल पैदा हो जाएगा लाइक चाइना। एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है अमेरिका के लिए, और दूसरा चाइना पैदा हो जाए तो जो बचा कुचा अमेरिकन इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी। बिकॉज हाउ कैन दे फेस द कंपटीशन? देखिए, एवरीथिंग टर्न्स ऑन कॉस्ट ऑफ लेबर। Countries which have cheap labor have a distinct advantage over countries which have expensive labor, provided they set up a massive industrial base. अब देखिए, अमेरिकन लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव। हमारा लेबर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेबर इज वेरी चीप। तो अगर हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस सेटअप कर दें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो फिर अमेरिकन और यूरोपियन इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स। उनका महंगा माल कौन खरीदेगा? वी विल सेल एट हाफ और वन थर्ड द प्राइस द सेम हाई क्वालिटी गुड्स। You understand? See, everything turns on cost of labor. And countries which have cheap labor have a distinct advantage over countries which have expensive labor.
तो हम if we transform ourselves into a modern industrial giant of which we have all the potential, Western industries will collapse, क्योंकि उनका माल बहुत महंगा है. देखिए, there's competition in the market. If you are selling the same high quality good at a cheaper price, then you will undersell your business rival and eliminate him. तो वेस्टर्न कंट्रीज में लेबर बहुत महंगा है. वहां पे यानी हम कभी अक्सर जाते हैं, अमेरिका में मेरे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ जो सफाई करने क्लीनिंग वुमन भी आती है, वो भी मोटर कार पे आती है. कभी हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है कि जो जमादार है सफाई करने आता है वो मोटर कार पे आए. They are very in Western labor is very expensive and our labor is very cheap, which is a great advantage for us. अगर हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट कर दें जैसे चाइना में कर दिया, तो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स. They will not be able to face the competition. That will throw millions out of employment. Yeah. So will they permit that? Yeah. No, they will oppose it tooth and nail. And how do they oppose it tooth and nail? They oppose it tooth and nail by making Indians fight each other in the name of religion, caste, language, ethnic group, etc. हम लोग कुछ आपस में लड़वाते हैं ताकि हम लोग यूनाइट होके एक मैसिव एजिटेशन नहीं लॉन्च करें फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर सबकॉन्टिनेंट इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, व्हिच मस्ट बी आवर एम, our national aim. And by nation I include Pakistan and Bangladesh. We are one nation. Our national aim must be to transform our subcontinent into a modern industrial giant. Because unless we do that, we will never be able to abolish poverty and unemployment and hunger and lack of health care, lack of good education, the huge socio-economic problems which we have. We can only abolish if we transform our subcontinent into a modern industrial giant like China has done. अब समझे ना? जी सर, पूरा बिल्कुल. खेल देखो. एक चीज समझ लीजिए, ये दुनिया वाकई में एक दुनिया नहीं है, ये दो दुनिया है. कौन सी दो दुनिया? एक दुनिया है डेवलप कंट्रीज की, जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ चाइना हैज जॉइंड द रैंक्स. और दूसरी दुनिया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर एशियन कंट्रीज अदर देन चाइना एंड जापान, एंड अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड. तो दो दुनिया है. अब जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है, बट दे कीप इट वेरी सीक्रेट. दे विल नेवर ओपनली टेल यू. And that rule is that underdeveloped countries must not be allowed to become developed countries under any circumstance. Why? For the reason I just told you. If underdeveloped countries become developed, then with their cheap labor, they will undersell the developed countries. So industries in developed countries will collapse. आप समझे ना? पूरा खेल जो चल रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज में एक सीक्रेट रूल है बड़ा, दे विल नेवर ओपनली मेंशन इट, मगर बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड, अदरवाइज वेस्टर्न इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स. तो उसको रोकने का तरीका है लड़वाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, कास्ट के बेसिस पे लड़वाओ, लैंग्वेज के बेसिस पे लड़वाओ. पूरा खेल ये चल रहा है. तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में यही खेल है. तो सर जिस तरह जी सर, this is why partition was done and this is why even nowadays development हो रहा है. पूरा अगर ये आप जहन में रखिएगा बात, तो आपको सब समझ में आ जाएगी क्या इस सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. अब जैसे ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ, जिसमें 26 हिंदूज वर सेलेक्टिवली किल्ड, हिंदू टूरिस्ट. अब ये किसने किया ये मालूम नहीं, क्योंकि जिन्होंने मारा वो तो जंगलों में भाग गए. Whether they were Indians, Pakistanis, who supplied them weapons, was there any mastermind? Nothing is known. So, but you can draw a logical inference. वो ये है कि जिसने भी किया ये, वो चाहता था हिंदू मुसलमानों में नफरत बढ़े, क्योंकि अगर सेलेक्टिवली हिंदूज मारे जाएंगे तो नेचुरली जो इंडिया में हिंदूज हैं वो बड़े नाराज होंगे अगेंस्ट मुस्लिम्स.
वो समझेंगे सारे मुसलमान यही हैं, कातिल हैं, मर्डरर्स हैं, बदमाश हैं। यू अंडरस्टैंड? या सर। पूरा खेल यही। तो obviously this was done, the mastermind behind that was some developed country sitting in Washington or London or somewhere. लोकल किया तो लोकल एजेंट्स ने, बट मास्टरमाइंड was sitting in some western country who got it done. ये अगर आप जहन में रखिएगा ये बात कि developed countries will not easily permit underdeveloped countries from becoming developed. तब तो आप सबको समझ में आएगा हो क्या रहा है दुनिया में, वरना आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यस अच्छा, सर। हमारा एम, डेवलप्ड कंट्रीज का एम है कि नॉट टू अलाउ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम बिकमिंग डेवलप्ड। हमारा एम है वी मस्ट बिकम डेवलप्ड, otherwise we will never be able to abolish poverty and unemployment and hunger and lack of healthcare, etc. So therefore the aim of the developed country directly conflicts with the aim of the underdeveloped country. डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, आप समझे ना? जी वो नहीं सर। चाहते हम डेवलप हों और हम चाहते हैं डेवलप हों, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये दैट कैन बी ओवरकम ओनली बाय मैसिव पीपल स्ट्रगल, जो 15-20 साल चलेगा, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बड़ा लंबा ये दौर है होगा जो पीपल स्ट्रगल का। दैट अलोन कैन set up a political and social order under which our people get decent lives and there's rapid industrialization. सर That तो must be our aim. सर सो यू आर हाँ? सेइंग कि जो पहलगाम का जो अटैक हुआ था इसमें आउटसाइड पावर्स इन्वॉल्व थी? ये यू कैन देखो, डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो लोग तो जंगलों में डायरेक्ट एविडेंस मिलते, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आल्सो। ट्रू। एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, विच मीन इन्फरेंस, रैशनल इन्फरेंस। तो रैशनल इन्फरेंस आपको ये ड्रॉ करना है कि जिन्होंने ये काम किया है वो चाहते थे हिंदू मुसलमानों में नफरत बढ़े, क्योंकि सेलेक्टिवली 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए, आप समझे ना? जी जी जी। तो जब सेलेक्टिवली हिंदू मारे जाएंगे तो बाकी हिंदुस्तान के हिंदुओं में ये फीलिंग होगी कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं, वो मर्डरर होते हैं, तो नफरत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ेगी। तो इससे किसका फायदा है? ये डेवलप कंट्रीज का ही फायदा है, वो चाहते हैं हम लोग यूनाइट ना हो। यू अंडरस्टैंड? ये आप जहन में बात रखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट। सर तो ऐसा और नहीं हो सकता कि हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ऐसी एंटिटीज मौजूद हो जो ये चाहती हो कि हम जो है फर्दर इस रिफ्ट को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इसको हम इंक्रीज करें, कोई वॉर सिनेरियो कायम करें, कोई ऐसे कंडीशंस कायम करें कि वॉर हो, लाइक इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, रिलीजियस फैनेटिक्स हो सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। एग्जैक्टली यू सी, देखो ये जो डेवलप कंट्रीज हैं दे ऑपरेट थ्रू द लोकल एजेंट्स। जो लोकल एजेंट्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान, वो नफरत फैलाते हैं हिंदू मुसलमानों में और कास्ट के बेसिस पे वगैरह। तो इट इज दीज लोकल एजेंट्स थ्रू हुम द डेवलप कंट्रीज ऑपरेट। यू अंडरस्टैंड? तो लिहाजा ये बताना, ये इसका पर्दाफाश करना है, लोगों को बताना, हकीकत बतानी है कि क्या ये पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, असल खेल क्या है। तो मेरा काम है लोगों को बताना रियलिटी। रस्सी में लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू एजुकेट द पीपल। So what you're saying is पीपल कि हैव, there are bigger powers involved in पहलगाम जो भी हुआ। मैंने बताया ना कि जो पहलगाम हुआ किसने किया, ये डायरेक्ट एविडेंस तो मिलेगा नहीं। ट्रू। तो जिन्होंने मारा था वो तो जंगलों में भाग गए। वो कौन थे? इंडियन थे, पाकिस्तानी थे? Was there any mastermind behind them or not? With nothing is known, और न कभी मालूम होगा। तो therefore you can only draw inferences, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लुएंस ये ये ऑब्वियस इन्फ्लुएंस है कि जिन्होंने भी किया वो चाहते थे हिंदू मुसलमानों में नफरत बढ़े, क्योंकि सेलेक्टिवली जब 26 हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया जाएगा सेलेक्टिवली, तो आप सोचिए इसका क्या नतीजा होगा। क्या ये नतीजा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं में फीलिंग बढ़ेगी कि मुसलमान मर्डरर्स होते हैं, बदमाश होते हैं, इनका यही काम रह जाए। तो
उनका यही जिन्होंने मारा था उनका ऑब्वियसली इंटेंशन ये था कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम नफरत बढ़े। तो किसका फायदा होगा कि अगर हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़े? इट विल बी द डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज दे डोंट वांट इंडिया टू यूनाइट एंड इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, जैसे मैंने आपको समझाया था। लेकिन सर इंडियन यू गवर्नमेंट अंडरस्टैंड? कहती है कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, वो शाशी थरूर साहब वो सारी दुनिया में जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान के लोग थे। सो ऐसा हुआ, सुनिए, इस पे मेरी इंटरव्यू ली गई आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि जिन्होंने मारा था 26 हिंदुओं, वो तो जंगलों में भाग गए, बट विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर ऑफ द इंसिडेंट सारे हमारे मीडिया चैनल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। मैंने कहा भाई, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान को कल्प्रेट डिक्लेयर कर दिए और बल्कि जंग छेड़ दिया उन पे या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। सुनिए, तो मैंने कहा मुझे आई एम रिमाइंडेड ऑफ 2 पीसेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक तो था शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। ओके उसमें क्या कि जब शेक्सपियर का असैसिनेशन होता है तो जो रोमन पीपल आर वेरी एंग्री एट हिज असैसिनेशन, बहुत नाराज होते हैं। तो दे केम कम आउट, द रोमन मॉब कम डाउन टू द स्ट्रीट्स सर्चिंग फॉर द assassin. तो one of the assassin was a man called Cinna, Cinna. मगर ये रोमन मॉब ने एक और आदमी को पकड़ लिया जिसका भी नाम सिन्हा था, बट ही वाज सिन्हा द पोएट। वो चिल्लाने लगा, साहब मुझे क्यों? तो भाई उससे कोई मतलब नहीं, वो सिन्हा द एसेसिन ने मारा है, मैंने नहीं मारा। तो वो रोमन मॉब ने चिल्लाया, देन हैंग हिम फॉर हिज बैड वर्सेस। वो बुरी शायरी लिखता है इसलिए मारो, तो उसको मार डाला। हम्म कहने का मतलब जो मॉब मेंटेलिटी होती है वो इमोशनल होती है, रैशनल नहीं होती है। उसको तो मानना है किसी को। अब किसको मारो, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, पाकिस्तानी को पीटना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने किया। मैंने कहा ये यू हैव बिहेव लाइक दैट दैट रोमन मॉब। और दूसरा मैंने एग्जांपल दिया एलिस इन वंडरलैंड, शायद आपने भी बचपन में पढ़ी होगी। उसमें एक कैरेक्टर है द क्वीन ऑफ हार्ट्स। ओके तो उसके सामने जो भी आदमी लाया जाता है वो कहती ऑफ विद हिज हेड, सर काटो। तो किसी ने कहा साहब सर काटने के पहले सुनवाई का मौका तो दीजिए, या या होल्ड ट्रायल। वो बोली नहीं, वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो। तो मैंने कहा यू पीपल हैव बिहेव्ड लाइक द क्वीन ऑफ हार्ट्स। नहीं, अभी अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है कोई, आपने पाकिस्तान को कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब जो मैंने कहा इंटरव्यूज में, अरे साहब जो मुझ पे अटैक हुआ कि आप पाकिस्तानी हैं, आप एंटी एंटी नेशनल हैं, अरे मुझ पे हमला हो गया कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं प्रो पाकिस्तानी। जबकि मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भैया कुछ इन्वेस्टिगेशन तो करो बिफोर यू डिक्लेयर एनीबॉडी एज द कल्प्रिट। कोई या इन्वेस्टिगेशन किया नहीं आपने, पहले से पाकिस्तान पाकिस्तान मानना शुरू कर दिया और बल्कि जंग छेड़ दी। Sir, was it always like this, in your lifetime you have seen, like through all, like post-independence timeline? क्या हमेशा से ऐसे था? ये नफरत, ये चीजें थी हमेशा से towards पाकिस्तान? अरे ये देखिए, मैंने आपको बता दिया कि ये सब क्रिएट किया गया। नफरत थी, यस, अब थोड़ी बढ़ गई है, मगर थी क्योंकि देखिए होल आइडिया वाज दैट यूनाइटेड इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना। तो पार्टीशन करने का पर्पस ही यही हुआ कि भाई एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट कर दिया, कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज एन इस्लामिक स्टेट। तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, दे इमीडिएटली बिकम इंफीरियर पीपल by the very fact that you are declaring the country as an Islamic state. You are automatically making the non-Muslims as inferior, subordinate people. They cannot become president of Pakistan. They cannot become prime minister of Pakistan. They cannot be senior army officers. उनको आपने इंफीरियर डिक्लेयर किया कि नहीं किया? तो लिहाजा आपने पूरा डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम में आपस में नफरत फैलाओ, ये पॉलिसी चलाई जो अंग्रेजों ने चलाई थी। मैंने कहा ना, पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है। देखिए हम लोग एक मुल्क है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, वी आर एक्चुअली वन कंट्री। तो 500 years वी हैव बीन वन एंड वी शेयर द सेम कल्चर। Sir, do लेकिन you जो कल्चर होता जी जी please continue. है, कल्चर जो होता है, इट इज रियली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, नॉट ऑन रिलीजन। जैसे हम एक ही लैंग्वेज, हम कौन सी जुबान बोल रहे हैं?
आप उसको उर्दू कहते हैं, हम इसको हिंदी कहते हैं। असली में ये है ना उर्दू है ना हिंदी है, ये है हिंदुस्तानी। या जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको हिंदुस्तानी भी कहते हैं, खड़ी बोली भी कहते हैं। या इसी को पर्जनाइज कर लीजिए, जैसे मिर्जा गालिब ने पर्जनाइज कर दिया तो उर्दू हो गई। उर्दू आपको समझ में नहीं आएगी। मिर्जा गालिब की आप पोइट्री किताब पढ़िए, आप समझ नहीं पाएंगे। या हाफ ऑफ इट यू वोंट। ट्रू ट्रू। और उसी को संस्कृत करिए, हिंदी हो जाती है, वो हिंदी भी नहीं समझ में आएगी आपको, इतनी संस्कृत। बोलचाल की जुबान जो कॉमन आदमी की जुबान है वो है हिंदुस्तानी, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो वी शेयर द सेम लैंग्वेज, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान स्पीक द सेम लैंग्वेज, एंड देयरफॉर वी हैव द सेम कल्चर। कल्चर इज रियली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, आप समझे ना, यस सर। नॉट ऑन रिलीजन। हाँ, तो लिहाजा हम लोग को जानबूझ के डिवाइड किया गया। असली में ये पॉलिसी आई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी 1857 से। ऐसा था कि 1857 के पहले कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं था इंडिया। कम्युनल हिंदू प्रॉब्लम। मुसलमान, सुनिए, 1857 के पहले हिंदू मुसलमान भाई बहन जैसे रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते थे। जैसे हिंदू ईद और मुहर्रम में शिरकत करता था, मुसलमान होली दिवाली में शिरकत करता था। तो 1857 में जो ग्रेट म्यूटनी हुई, वजह से हुआ कि सॉरी सर, आई कैनॉट, आपकी आवाज सही नहीं है। देखिए, जो 1857 में म्यूटनी हुई उसमें हिंदू मुस्लिम जॉइंटली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यस। और उसको सप्रेस। ब्रिटिश ने सोचा कि इंडिया पे हुकूमत करने का एक ही तरीका है, वो है डिवाइड एंड रूल। सारे कम्युनल राज शुरू होते हैं 1857 के बाद। और जैसे 1857 के बाद क्या था कि अंग्रेज कलेक्टर चुपके से रात को बुलाता था हिंदू पंडित जी को, पैसा देता था, कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इसी तरीके से रात को मौलाना साहब को बुलाता था और कहता था कल से तुम बोलो हिंदुओं के खिलाफ, और पैसा देता। फिर वो एजेंट प्रोवोकेटिव हायर किए गए कि कोई गाय काट लो, रातों रात किसी मंदिर में फेंक दो, दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर, तो सवेरे हिंदू जगेंगे, वो समझेंगे सारे मुसलमान बदमाश होते हैं। या कोई सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो और दीवार पे लिख दो जय श्री राम, तो सवेरे मुसलमान जगेंगे, सोचेंगे हिंदू सब बदमाश हो। फिर ये ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड ये पॉलिसी चलाई अंग्रेजों ने, डिवाइड एंड रूल। 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आए, जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट हुआ कि हिंदूज कैन ओनली वोट फॉर हिंदू कैंडिडेट, मुस्लिम कैन ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, अगेन पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई। अरे हाउ कैन अ यूनिवर्सिटी बी हिंदू और मुस्लिम? यूनिवर्सिटी मीन समथिंग यूनिवर्सल फॉर एवरीबॉडी, मगर वो डिवाइड एंड रूल करना सीख किया। तो इस तरीके से ये, और ये मौक़िफ़ फैलाया कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, जबकि हकीकत है उर्दू वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड क्लास, वेदर हिंदू मुस्लिम सिख, सबकी कॉमन लैंग्वेज। मेरे बाप दादा उर्दू में पढ़ते लिखते थे, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि वो अपनी स्पीचेस सब उर्दू में लिखते हैं। खैर, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलते चलते पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन वाज अ बिग फ्रॉड। हम लोग को बेवकूफ बनाया गया ताकि हम लोग आपस में लड़ें और कमजोर रहें। पूरा खेल ये सब, ताकि यूनाइटेडली वी शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट फॉर विच वी हैव ऑल द पोटेंशियल। अब समझ में आया आपको? जी सर। सर, तो अभी हम पार्टीशन पे वापस तो नहीं जा सकते, मतलब वी कैन नॉट अनडू पार्टीशन। We can, why not? Why can't? क्यों? जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, आफ्टर 45 years पार्टीशन, 1945 में डिवाइड हुआ था जर्मनी बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। 45 साल के बाद वो यूनाइट हुआ। वियतनाम 30 साल के बाद, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, आफ्टर 30 years of partition it was united in 1975. Why can't we unite जब हम एक कंट्री है? एंड वी मस्ट यूनाइट, अगर वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वरना आपस में नफरत नफरत हिंदू मुस्लिम हेट्रेड बढ़े रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान बनाया गया था कि इस्लामिक स्टेट, ताकि वो रिलीजन के बेसिस पार्टीशन किया जाए। तो नॉनसेंस है। वी आर एक्चुअली, वी हैव टू बी सेकुलर। इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में,
that the only policy which can work in our subcontinent is the policy of the great Mughal Emperor Akbar. अकबर की पॉलिसी थी सुलह ए कुल, आप नोट करिए, लिखिए, सुलह ए कुल में गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटी। और उसके दरबार में बड़े बड़े टॉप पोस्ट पे हिंदू थे, जैसे राजा टोडरमल वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड बीरबल मानसिंह फेमस जनरल एंड सो ऑन। सबको बराबर इज्जत देता था, इसीलिए मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग फॉर 300 इयर्स, बिकॉज इट वाज इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता था। तो लिहाजा हम लोग को we have to have secularism in our subcontinent and giving equal respect to all religions and communities. But sir, there are so much nationalism, both the countries, both India and Pakistan, ज़्यादा nationalism के उसमें, like sentiment में इस time दोनों countries पकड़े में कि, ऐसे वो nationalism, सुनिए, nationalism का मैं क्या समझता हूँ nationalism के बारे में। According to me, nationalism means desire to abolish poverty, abolish unemployment, abolish hunger, abolish lack of health care. This is nationalism. If you really love your nation, this must be your target, your aim. This is nationalism. और कोई नेशनलिज्म नहीं होता है। ये झूठा फॉल्स नेशनलिज्म है कि हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म, दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये तो हम लोग का आपस में लड़वाने का खेल है। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका खेल है कि हम लोग लड़े आपस में। हमारा देखिए, नेशनलिज्म मीन अकॉर्डिंग टू मी abolition of poverty, abolition of hunger, abolition of lack of health care, lack of good education, lack of unemployment. ये है नेशनलिज्म। समझ में आया? So you have been following, like Pakistan for a very long time, obviously for whole your life. तो सर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, फौज का जो रोल है, उसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, वो देखिए, मैंने बताया ना कि पूरा खेल है वही डिवाइड एंड रूल है। पाकिस्तान इज रूल्ड बाय द आर्मी, real rulers of Pakistan army, and army is ruled by American government. Pakistan army obeys the orders coming from Washington. जैसे जब जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे तो वॉशिंगटन से वो उन्होंने नाराज कर दिया था अमेरिका को, because he was tilting towards communist countries like China and Russia and taking nuclear things from nuclear equipment from France. नाराज कर दिया था। तो जनरल जिया, वो सॉरी, अमेरिकन ने जनरल जिया से कह के भुट्टो को हटवा दिया और फांसी टंगवा दी। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने नाराज कर दिया अमेरिका को, बड़े सख्त बयान दे दिए अमेरिका के खिलाफ और चले गए थे मॉस्को, चले गए थे पुतिन से मिलने जब यूक्रेन वॉर हो रही थी। ये सब ने बहुत नाराज कर दिया अमेरिका को इन खिलाफ। तो लिहाजा अमेरिकन ने कहा जनरल बाजवा को इसको हटाओ। बाजवा साहब ने सलूट मारा कि जी हुजूर, और हटा दिया इसको और जेल भिजवा दिया। पाकिस्तान फौज जो है वो अमेरिकन एजेंट है, जो अमेरिका का काम करती है। समझ में आया? लेकिन सर पाकिस्तान फौज के अपने डेवलपमेंट हैं, जो रीजन है वो भी बड़ा डिफरेंट। क्या मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान फौज के अपने डेवलपमेंट भी हैं, जो रीजन है वो बड़ा डिफिकल्ट रीजन है। क्या है? डिफिकल्ट रीजन है। अफगानिस्तान भी जो है हमारे पड़ोस में, वो बेचारी उधर भी फंसी हुई है। नहीं, क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फौज के अपने सॉरी सर, ये आवाज के साथ कोई मसला आ रहा है। पाकिस्तान फौज को क्या प्रॉब्लम है भाई, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान फौज की डेवलपमेंट है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे भाई, मुझे आवाज आ रही है। पाकिस्तान फौज जो है वो जो अमेरिका कहती है उसका हुक्म मानती है। इसको पहले अपने भेजे में डालिए बात। जी जी। जो ऑर्डर वॉशिंगटन से वो सलूट मारेंगे। जनरल आसिम मुनीर भी गए थे, ही वेंट टू अमेरिका, लंच खाया था ट्रम्प के साथ, ऑर्डर लिए थे ट्रम्प से, जो ट्रम्प ऑर्डर देगा वही करेंगे। तो लिहाजा अभी देखिए, इमरान खान छोड़े नहीं जाएंगे। He will not be released because he has offended Americans very much by very strong statements against America. तो लिहाजा चिल्लाते रहिए। आपकी जो
अमेरिकन जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका में चिल्ला रहे हैं फ्री इमरान खान फ्री। मैं ट्विटर पे देखता हूँ जो पाकिस्तानी इन अमेरिका हैं वो बहुत चिल्ला रहे हैं फ्री इमरान खान फ्री। आपके चिल्लाने से कुछ होता है? चिल्लाते रहिए। और कांग्रेस में मीटिंग, कांग्रेस सेशंस हो रहे हैं यूएस कांग्रेस के। यूएस कांग्रेस इज पावरलेस, पावर इज विद द यूएस प्रेसिडेंट। आप समझे ना, यूएस कांग्रेस के पास कोई पावर और नहीं है, पावर है ट्रंप के पास। जब तक ट्रंप का रुख नहीं बदलेगा इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। जी जी सर, ये जो बोलिए इसराइल जो कर रहा है पैलेस्टाइन के अंदर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, पहले तो आप समझिए इसराइल है क्या। अब वो एक कहने, इन लोग का कहना है, कई लोग साहब वो बहुत जुल्म हुआ था, नाजीज ने जुल्म किया था जूस पे, बहुत को मार डाला गैस चैम्बर में, ये वो। तो जूस को एक अपना होमलैंड देना जरूरी था, इसलिए हमने इसराइल क्रिएट किया। मगर दिस इज ऑल नॉनसेंस। द रियल रीजन फॉर क्रिएटिंग इसराइल इज दिस कि early 19th century में it was found that there was a huge, early 20th century, it was found that there was a huge amount of oil deposit in the Middle East region, huge amount, and that was needed for the growing Western industries. तो ये जरूरी था to safeguard the supplies of that oil from Middle East to the Western countries. So Israel was created as a military outpost. Israel is nothing but an military outpost of the Western countries, planted in the middle of the Middle East to safeguard the oil supplies from Middle East to Western countries. इसराइल का यही काम है। इसराइल में हर आदमी सोल्जर भी है, सिविलियन भी होगा, मगर 10 मिनट के अंदर वो सोल्जर बन जाता है। सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है और मॉडर्न वेपन सब अमेरिका सप्लाई करता है। तो इसराइल का काम है टू इंश्योर द safety of the oil supplies from the Middle East region to Western countries, particularly America. अब आपको समझ में आया? इसराइल असली में it is America, it is an outpost of Western countries, particularly America. Military outpost to ensure the safe supplies of oil from that region to Western countries. तो ये आपको समझ में आया, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। Yes, sir. Yes. Sir, I think the volume, the speakers are not working very well right now. मैं ख्याल है कि thank you so much sir मेरे साथ बात करने के लिए।